देख रहे हैं कर्पूरी ज्योति लाइव। जो संविधान के हिसाब से एक आधुनिक हिंदुस्तान की कल्पना थी, उस हिसाब से हम लोग रह पाएंगे। तो संजोग से ये कर्पूरी जी का दिन 24 से बीच में आता है और ये 22 वाले भी पूरी कोशिश करेंगे कि ये जल जंगल जमीन हड़पने वाले लोग ये विचारों को भी और तमाम विचारधाराओं को भी हड़पने में भी मारे हैं। तो कहीं कर्पूरी जी को भी भारत रत्न दे करके कि कर्पूरी जी भी हमारे हैं, ये करने की भी बिल्कुल कोशिश हो सकती है। तो आज के संदर्भ में हमें लगता है कि इस जो फांसीवाद का खतरा एक तरह से बिल्कुल बढ़ा हुआ है और वो संस्थागत होते जा रहा है। तो इस संदर्भ में कर्पूरी जी हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है, क्योंकि कल जो कुछ हुआ संकेत तो बहुत साफ है, बहुत सीधे हैं। लग रहा है कि हम एक किसी राजशाही के दौर में चले जा रहे हैं, जहां राजा जो है वो खुद को वो जनता से चुना हुआ अब नहीं है। वो बार बार कहते हैं कि भगवान ने मुझे अच्छे अच्छे काम करने के लिए भगवान ने मुझे चुन लिया। तो एक तरह से बिल्कुल एक इसको हम धर्मतंत्र कहते हैं, थियोक्रेसी कहते हैं, उसकी ध्वनि निकल करके आ रही है। तो ऐसे में संविधान का कुछ भी, डेमोक्रेसी का कुछ भी अब देश में उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। वो कह रहे हैं कि देश से देश और राष्ट्र से राष्ट्र। तो हमें लगता है कि हम लोगों को, समाजवादियों को, कम्युनिस्टों को, सबको इस नए संदर्भ में अब सोचना पड़ेगा कि स्थिति में डेमोक्रेसी की लड़ाई देश में कैसे आगे बढ़ेगी। कर्पूरी जी को याद करते हैं तो उनका जो आखिरी दौर है, और एक तरीके से बिहार की राजनीति में हम लोगों के भी, चाहे चुनाव हो, जन आंदोलन के दूसरे तमाम महत्वपूर्ण आयाम हो, उसमें हम लोगों के भी आगे बढ़ने का वो समय शुरू हो चुका था। तो उसी दौर में एक संभावना बनने लगी थी। उसी दौर में अरवल जनसंहार के बाद जब विधानसभा घेरा गया, नागभूषण जी पर भी लाठी चली, दमन हुआ, उनको भी डिटेन करके रखा गया, तो कर्पूरी जी ही थे बिहार विधानसभा के अंदर जिन्होंने नागभूषण जी के लिए, प्रदर्शनकारियों की रिहाई के लिए आवाज उठाई। कर्पूरी जी थे जो बिल्कुल उस समय कह रहे थे कि कम्युनिस्ट और सोशलिस्टों में एक नए संदर्भ में एकता की दिशा में रास्ते में हम लोगों को बढ़ना चाहिए। और बिल्कुल उसी समय उसके बाद कर्पूरी जी का निधन हो जाता है। आज हमें लगता है कि हम लोगों को कम्युनिस्ट और सोशलिस्टों की एक बीच एकता के रास्ते में सोचना चाहिए। जो पूरे देश समय हमारे सामने मुद्दे हैं, हर तबके के मुद्दे सामने हैं, क्योंकि ये जो फांसीवाद आ रहा है ये कॉर्पोरेट स्टेट भी है, सारे कानूनों को बदल करके एक पुलिस स्टेट भी है, और उसके साथ साथ बिल्कुल एक हिंदू मेजोरिटेरियन, हिंदू सुप्रीमेसिस्ट एक वो भी थोपा जाएगा। तो इसके हर पहलू के खिलाफ लड़ाई देश में है और वो आगे बढ़ेगी। कॉर्पोरेट के दबदबे के खिलाफ हमने देखा कि किसान आंदोलन ने किस तरह से देश में आवाज उठाई। अभी देश के मजदूरों ने भी आवाज उठाई, आदिवासी लड़ रहे हैं। तो हमें लगता है कि कॉर्पोरेट विरोधी, कॉर्पोरेट के कब्जे के खिलाफ देश की अर्थव्यवस्था, देश के संसाधन, उसमें जनता के अधिकार, उनके अस्तित्व के संघर्ष को आगे बढ़ाने वाली लड़ाई, ये लड़ाई तो देश में बिल्कुल बढ़ेगी। और एक रास्ता होगा जिस रास्ते पर चल करके हम इस लोकतंत्र की रक्षा के लिए आगे बढ़ पाएंगे। बिल्कुल इसी के तरह साथ साथ देश में संविधान की रक्षा के लिए आज जो आवाज निकली हर कोने से, अभी देखिए कि नया कानून जो आ रहा है, इंडियन पेनल कोड को बदल करके जो तथाकथित भारतीय न्याय संहिता, तो हमने ये नहीं सोचा था कि सबसे पहले देश के ट्रक ड्राइवर इसको समझ लेंगे, और ट्रक ड्राइवरों ने एक लड़ाई छेड़ी। जो धर्म और राजनीति का जो घालमेल हो रहा है, इसके खिलाफ हम राजनीति के लोग बोलते रहे हैं, लेकिन धर्म के अंदर से इस पर आवाज उठ जाएगी
ये शायद हमने नहीं सोचा था, तो शंकराचार्यों ने जो आवाज उठाई। तो हमें लगता है कि जैसे जैसे फांसीवाद का एक जबरदस्त दबाव हमारे ऊपर बढ़ रहा है, तो उसके खिलाफ लंबी लड़ाई, एक साहस के साथ एक लड़ाई, उसकी भी स्थितियां बन रही है। 24 का चुनाव सामने है और निश्चित तौर पर बहुत कठिन चुनाव है। और इस कठिन चुनाव में कल हम कलकत्ता में थे, तो जिन राज्यों पर सबसे ज्यादा लोगों की नजर है, बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, इस समय ये 3 राज्य है जहां पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त यहाँ से सीट बटोर करके वो सत्ता में पहुंचे थे। इस बार उनको कहां तक हम रोक पाते हैं। ये लड़ाई बंगाल में है, ये लड़ाई बिहार में जबरदस्त है, ये लड़ाई महाराष्ट्र में है। लेकिन हम ऐसा नहीं मानते कि अगर ये लड़ाई, अगर 24 में इनको सत्ता से बेदखल करना संभव नहीं भी हुआ, तो निश्चित तौर पर वो भारत में लोकतंत्र का अंत नहीं, लड़ाई जारी रहेगी। क्योंकि आज जाहिर सी बात है कठिन लड़ाई हो गई है कि चुनाव, जब हम इलेक्शन की बात करते हैं तो इलेक्शन से जुड़े तमाम पहलू आज उनके कंट्रोल में है। नंबर 1 इलेक्शन कमीशन है, कि इलेक्शन कमीशन कंट्रोल में है। इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता का दौर खत्म, तो इलेक्शन कमीशन बिल्कुल अब सरकार के हिसाब से चलने वाली एक संस्था है। आप इलेक्शन में फंड की बात करेंगे तो इलेक्टोरल बॉन्ड, वो सारे कॉर्पोरेट फंड पर उनका कब्जा है। आप इलेक्शन में ईवीएम मशीन की बात करेंगे तो ईवीएम मशीन से लेकर के वीवीपैट, उस पर भी एक तरीके से इलेक्शन कमीशन का मनमाना है। तो इलेक्शन के ये सारे पहलू, जहां उनका बाकी मीडिया तो है ही उनके पास, तो सारे पहलू जब उनके पास है, सिर्फ हमारे पास जनता है, लेकिन उस जनता तक पहुंचना, जनता को गोलबंद करना, उसके लिए जो माहौल चाहिए, तो इसलिए बहुत कठिन इलेक्शन की लड़ाई धीरे धीरे कठिन होती जा रही है। और इसलिए 24 की लड़ाई में पूरी ताकत निश्चित तौर पर हम लोगों को जुटनी चाहिए। बिहार में, पूरे देश में बिल्कुल कोशिश होनी चाहिए कि एक एक सीट पे हम कैसे एकता कायम करें और एक एक वोट उसकी कैसे हम गारंटी करें। लेकिन ये लड़ाई एक चुनाव की लड़ाई तो बिल्कुल ही नहीं है। चुनाव हम चाहे जीते चाहे हारे, उसकी नहीं है, ये लंबी लड़ाई है और बहुत कठिन लड़ाई है। जो संविधान आया था वो हवा में नहीं आया था। और संविधान बनाते हुए समय अगर अम्बेडकर ने कहा कि एक टॉप ड्रेसिंग है डेमोक्रेसी की, हमारे जमीन जो है वो अलोकतांत्रिक है, अनडेमोक्रेटिक सॉइल पर एक टॉप ड्रेसिंग ऑफ डेमोक्रेसी हम लाए हैं संविधान के जरिए। फिर भी वो जो लाना संभव था, वो इसीलिए संभव था कि मोटे तौर पर जो आजादी का आंदोलन है, उसमें आजादी कैसे आएगी इसको लेकर के बहुत मतभिन्नता थी, अलग अलग धारा थी, लेकिन मोटे तौर पर आजादी के आंदोलन से एक कल्पना निकल करके आई थी कि आजाद हिंदुस्तान कैसे होना चाहिए। आज सुभाष बोस की जयंती है। सुभाष बोस ने जो रास्ता चुना था उस दौर में जर्मनी और जापान के साथ हाथ मिला करके, निश्चित तौर पर उसको लेकर के बहस है और वो बहुत ही विवादित उनका फैसला था। और अक्सर हम सुभाष बोस पर चर्चा उसी पर, वो उस मेथड पर, उस रास्ते पर बहस करके खत्म कर देते हैं। सवाल तो वो नहीं था, सवाल था कि उनकी सोच क्या थी आधुनिक हिंदुस्तान के बारे में। तो उस पर जब हम जाते हैं तो चाहे वो भगत सिंह से सुभाष बोस तक, आप गांधी, नेहरू, पूरे समाजवादी धारा, कर्पूरी जी भी आजादी का आंदोलन से ही हमारे बीच में थे। तो उस पूरे दिशा में एक मोटे तौर पर एक आधुनिक भारत की जो कल्पना थी वो एक जैसी थी। और आज अगर संविधान पर हमला हो रहा है तो ये भी हवा में नहीं हो रहा है, इसलिए हो पा रहा है कि हमारे देश में जो राजनीतिक एक तरीके से जो बैलेंस है, उस बैलेंस को बदल दिया गया। और इसमें निश्चित तौर पर समाजवादियों के लिए और कम्युनिस्टों के लिए भी बहुत सारी सोचने वाली बात है, क्योंकि लंबा दौर इस देश में कांग्रेस का दबदबे वाला दौर था। और इसीलिए जो सत्ता विरोधी संघर्ष है, जो व्यवस्था विरोधी संघर्ष है, उसको एक तरीके से वो कांग्रेस विरोधी संघर्ष के रूप में परिभाषित हो गया और एंटी कांग्रेसिज्म एक तरीके से एक बात आ गई। और उसी को हड़पते हुए कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दे करके और फिर बिल्कुल विपक्ष मुक्त एक लोकतंत्र की दिशा में ये लोग चल पड़े हैं। इसलिए आज फिर से सोशलिस्टों को भी और कम्युनिस्ट, बाकी बहुत सारी बातें हो सकती है, वो चाहे भूमि संबंध से लेकर के आप जाति और वर्ण और वर्ग, इन तमाम विषयों पर बहुत सारी बातें हैं, उस पर हम नहीं जाएंगे।
वो उस पर सब लोग हम लोग सोचते रहते हैं, काम करते रहते हैं, लेकिन जो बदला हुआ संदर्भ है, उस बदले हुए संदर्भ में फांसीवाद के खिलाफ, फांसीवाद यानी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो चुनाव से ही सत्ता को कब्जा करने के बाद अब पूरे चुनाव तंत्र पर पूरा कब्जा जमाने पर आमादा है, तो ये जो एक हमारे सामने बिल्कुल ही बदला हुआ एक राजनीतिक दौर आ गया है। इस दौर में नए सिरे से इस देश में लोकतंत्र की लड़ाई ये कैसे लड़ी जाएगी, क्योंकि उस समय जो लोकतंत्र हमें मिला आजादी के आंदोलन से, शायद हमने उस समय उसके बाद उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया। कॉन्स्टिट्यूशन मिल गया, टेकन फॉर ग्रांटेड, चुनाव हो रहा, टेकन फॉर ग्रांटेड। आज शायद हमें हर चीज की कीमत समझ में आ रही है, उसकी अहमियत समझ में आ रही है, वो एक वोट भी, उसके भी अहमियत समझ में आ रही है। तो ऐसी स्थिति में हमें लगता है कि ये अगला दौर होगा, शायद जिसको हम कहते हैं कि एक और रोबस्ट डेमोक्रेसी, और शायद वो तब आएगा जब हम शिद्दत से महसूस करेंगे उसकी जरूरत को। हमको बिना एक तरीके से बहुत बिना लड़े वोट डालने का अधिकार मिल गया था हमारे संविधान में, लेकिन जमीन पर भी उसको हासिल करने के लिए काफी लड़ना पड़ा। और आज एक तरह से वो जो हासिल हमने किया, तो अगर पूरे इलेक्टोरल डेमोक्रेसी फ्रॉड में परिणत बन जाएगा तो निश्चित तौर पर हमें फिर से लड़ना ही पड़ेगा। तो नए संदर्भ में हमें लगता है कि कर्पूरी जी से ऊर्जा लेते हुए कि जो सबसे दबे कुचले लोग, समाज के हाशिए पर खड़े लोग, हर तरह से एक तरह से धकेल दिए गए, सताए हुए लोग कैसे खड़े हो सकते हैं और खड़े होकर के कैसे अपनी दावेदारी जता सकते हैं, और कैसे तब सत्ता पर एक नियंत्रण और निगरानी स्थापित हो सकती है। ये जो कोशिश कर्पूरी जी ने शुरू की थी और बिहार से लेकर के ये बात आगे बढ़ी, हमें लगता है कि हम लोग फिर हम लोगों को सोचना ही पड़ेगा। और इसीलिए गठबंधन बना है, कैसे हम लोग आगे चल पाएंगे वो देखते हैं, लेकिन हम तो बार बार यही समझते हैं कि आज का दौर एक आजादी के आंदोलन का ही नया दौर है। आजादी के आंदोलन में जैसे अलग अलग विचार के लोग एक साथ आकर के एक आजादी के लिए लड़ रहे थे, क्या आज अलग अलग विचार के लोग लोकतंत्र के लिए इस पूरे आधुनिक भारत की जो कल्पना है, उस आधुनिक भारत के लिए, और आज जिस तरह के एक राजशाही, एक तानाशाही, एक फांसीवाद हमारे ऊपर थोपी जा रही है, इसके खिलाफ लड़ने के लिए हम एक हो सकते हैं कि नहीं, ये हमारे सामने बड़ा सवाल है। हम लोग एक हो रहे हैं, लेकिन अभी तक बातें यही आ रही है कि बस हमको सीट एडजस्टमेंट करना है, मैक्सिमम पॉसिबल सीटों में है। लेकिन हमें लगता है कि ये तो एक शुरुआत हो सकती है, लेकिन एक होना पड़ेगा विचार के धरातल पर, सहयोग के साथ एक होना पड़ेगा, संघर्ष के धरातल पर एक होना पड़ेगा, इस देश के अंदर देश को बचाने, संविधान को बचाने के लिए कुर्बानी के धरातल पर भी एक होना पड़ेगा। हम लोग एक हो रहे हैं नए सिरे से। जेलों में भी उस दौर में, इमरजेंसी के दौर में, आजादी के आंदोलन के दौर में हिंदुस्तान के जेल वो संवाद की जगह हुआ करते थे। उस जेल में कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट मिलते रहे हैं, लड़ते रहे हैं, विचारों का आदान प्रदान होता रहा है। आज शायद फिर एक बार वही दिन तो आ रहा है। बहुत सारे साथी हमारे जेल में हैं, हम लोग बाहर हैं। जब तक बाहर हैं, चाहे बाहर हो चाहे अंदर हो, बाहर हो अंदर हो, मिलकर के लड़ेंगे। और इसी के साथ कर्पूरी जी को फिर एक बार अपना सलाम पेश करते हुए, और बिहार और पूरे देश में विचारों के धरातल पर, संघर्षों के धरातल पर एक मजबूत एकता, एक ईमानदार एकता हम लोग स्थापित कर पाएंगे, इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी बात करता हूँ। तमाम लोगों का बहुत बहुत